Hello students, I'm Engineer Nikhil Mishra and I've been teaching you vectors on the platform NEET Kaka, which is one of the most premier NEET preparation platforms in the country. And NEET Kaka has now transformed to NEET Kaka G, that is NEET Kaka J. So now it's going to become a complete platform for NEET as well as JEE, and NEET Kaka JEE is the best platform for NEET as well as JEE preparations now, because you get high quality lectures ranging from very elementary thing to very top level things on this platform. And this is the platform which is going to lead you to your aim, which is going to lead you to your destination, what you have aimed for in your life. Okay, सो अब तक हम लोगों ने क्या किया था? अब तक हम लोगों ने वेक्टर्स के अंदर मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर मैंने कुछ होमवर्क भी करने दिया था आपको. उस होमवर्क के अंदर अगर आपने देखा हो तो वेरियस एंगल्स थे और हमें कैलकुलेट करना था वेरियस एंगल्स की वजह से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल. सो हमारा जो पहला पार्ट था उसमें एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वाज इक्वल टू 0 डिग्रीज. ओके, आप लोगों ने होमवर्क सबमिट भी किया है और ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही सॉल्यूशंस दिए हैं उसके. So angle in between vector A and vector B is 0 degrees. So let me say that this is our vector A and this is our vector B. तो अगर आप डायग्राम से भी देखो तो यहाँ पे A और B डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है? रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर A and ends at the head of vector B. तो वेक्टर A के टेल से स्टार्ट होकर के वेक्टर B के हेड तक जाएगा. तो यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो रिजल्टेंट होगा, इट विल बी डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B. ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली ही जुड़ जाएंगे. अच्छा, इस डिस्कशन में हम लोग एंट्री लें उससे पहले मैं आपको एक और लॉ बताना चाहूंगा. इस लॉ के रिजल्ट्स अलग नहीं होते हैं, रिजल्ट्स वगैरह सभी कुछ सेम ही होता है, बट दिस इज जस्ट येट अनदर वे ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो ये जो हमारा लॉ है ये कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और अब जो ये लॉ है हमारे सामने ये कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, it is parallelogram law of vector addition. So parallelogram law of vector addition is not different from triangle of vector addition. Results are same, only that geometrically you will realize that in case of triangle of vector addition, अगर ये हमारा वेक्टर A है, ये क्लियर है अगर आपको, और ये अगर हमारा वेक्टर B है, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, तो इस केस में क्या होता है कि जो वेक्टर A के टेल से स्टार्ट होकर के और वेक्टर B के हेड तक जाता है, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B. ये क्लियर है आपको? रिजल्टेंट वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है? रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर A एंड इट एंड्स एट द हेड ऑफ द वेक्टर B. तो टेल ऑफ वेक्टर A से स्टार्ट होकर के और हेड ऑफ वेक्टर B तक जाता है. ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ देते हैं. ये समझना आप लोग, मतलब वेक्टर B को हम शिफ्ट करके और A के टेल के साथ मैच कराएंगे. हम ऐसा ऑब्वियसली कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर को अगर आप एक से दूसरे पोजीशन तक शिफ्ट कराते हो बिना उसको रोटेट किए, आप उसको रोटेट मत करो और एक से दूसरे पोजीशन तक ले जाओ, तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ? उस केस में वेक्टर चेंज नहीं होता है. वी हैव द लिबर्टी टू शिफ्ट अ वेक्टर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट रोटेटिंग इट. बिना रोटेट किए हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं. तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये हमारा वेक्टर A है, हम वेक्टर B को शिफ्ट करके यहां पे ले आएंगे. ठीक है ना, दिस इज नाउ आवर वेक्टर B. सो दिस इज आवर वेक्टर A एंड दिस इज आवर वेक्टर B. हम लोगों ने वेक्टर B को पीछे शिफ्ट करके और यहां पे ले आए वेक्टर V को हम लोग. ये जो एंगल था थीटा, पहले एंगल इन बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, वही एंगल थीटा वापस हो जाएगा एंगल इन बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. ठीक है ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. आप B को यहां की जगह पे यहां पे बना लो B को. दिस इज नाउ आवर वेक्टर B. We can obviously shift the vector B backwards. Now this angle is equal to this angle because they are corresponding angles. ठीक है, तो ये अगर वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा. ओके, तो अब ये जो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अब अगर इसका रिजल्टेंट देखते आप
इस पैरेललोग्राम में, तो रिजल्टेंट जो था वो यहां से स्टार्ट होकर के और यहां तक जाता था। आप पैरेललोग्राम यहां कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर भी यही होगा कि ये जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए कि यहां पे अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो ये रिजल्टेंट यहां से स्टार्ट होकर यहां से जाएगा। आप इसको ट्रायंगल लॉ की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। वो ए के टेल से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है, बी के हेड तक जाता है। ए के टेल से स्टार्ट होकर बी के हेड तक, क्योंकि ये जो बी बनाया है वही ये भी बी मान सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ से अगर इसी चीज को इंटरप्रेट करो तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये डायगोनल है, और यही हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। तो ये जो आपकी रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज वेक्टर ए प्लस बी, आंसर तो सेम ही आएगा। अगर आप ट्रायंगल लॉ से भी इसकी साइज देखो तो साइज तो अभी भी वही है ना, तो अभी भी इसका आंसर क्या आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अभी भी ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी cos थीटा, ठीक है। तो अभी भी ये इतना ही एंगल बना रहा होगा यहां पे। तो सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं वो सेम होते हैं, बस इंटरप्रेट करने का जो हमारा तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ट्रायंगल लॉ में क्या था कि वेक्टर ए के हेड के साथ, इमेजिन ट्रायंगल ए में क्या था, वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का टेल जुड़ा हुआ था। वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का टेल जुड़ा हुआ था, और जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट होकर के वेक्टर बी के हेड तक जाता था। ये किसमें था, दिस वाज इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दोनों वेक्टर्स के टेल जुड़े रहेंगे आपस में, और जहां पे दोनों के टेल जुड़े हुए हैं उसी पॉइंट से जो डायगोनल स्टार्ट होगी, उस पॉइंट से जो डायगोनल स्टार्ट होगी वही डायगोनल हमारी क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगी। ये क्लियर है आप लोग को। तो अब आप ध्यान देना यहां पे कि इंटरप्रिटेशन ही बस थोड़ा सा बदला है, बाकी चीजें सेम है, बाकी सारे रिजल्ट सेम है। तो व्हाट डज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स जॉइंट टेल टू टेल रिप्रेजेंट, और इवन जॉइंट हेड टू हेड, बस टेल टू टेल जुड़े हो या हेड टू हेड जुड़े हो, ठीक है ना। तो इफ टू वेक्टर्स जॉइंट टेल टू टेल रिप्रेजेंट two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram starting from the same point represents the resultant vector. ये क्लियर है। सो दिस इज आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज result wise, once again I am telling you, same as the triangle of vector addition. The only difference is that its diagram is a bit different, बस diagrammatically इसको थोड़ा सा अलग वे से इंटरप्रेट करना होता है। इसको जनरली काम में कब लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, इनको काम में कब लेते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही तो दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी, ठीक है ना। तो आप पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। तो आप पहले पॉइंट 1 से 2 पे गए और जर्नी का एक हिस्सा आपने समाप्त किया, और फिर पॉइंट 2 से वापस जर्नी को स्टार्ट किया। तो पॉइंट 2 आपकी नेक्स्ट जर्नी की टेल है और पॉइंट 3 पे आपने जर्नी को समाप्त किया। तो आपकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हुई है, पॉइंट 1 से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है, पॉइंट 3 तक गई है। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। दिस इज आवर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्लियर है आप लोग को। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह के केस में इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू यूज द ट्रायंगल लॉ और टू शो, टू मेक यू रियलाइज बाय द ट्रायंगल लॉ। किस केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में। लेकिन अगर हम लोग बात करें फोर्सेस की, अब मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों फोर्सेस इसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा फोर्स F1 है और ये हमारा फोर्स F2 है, और इस केस में अब दोनों फोर्स, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वापस हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा हमें, क्यों, ताकि हमें रिजल्टेंट फोर्स पता चल पाए। तो यहां तो एक के हेड के साथ दूसरे का टेल जुड़ा नहीं है, तो यहां पे कैसे कैलकुलेट करें रिजल्टेंट को। तो ऐसे केसेस में इसी को पैरेललोग्राम लॉ से इंटरप्रेट करते हैं कि ये हमारा
डायगोनल, यहाँ पे ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ और ये जो डायगोनल होगी यही हमारी क्या शो करेगी, एफ रिजल्टेंट शो करेगी। ये क्लियर है आप लोग को? तो फोर्सेस वगैरह अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, ये क्लियर है? तो ऐसे केसेस में हम लोग कौन से लॉ को यूटिलाइज कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को शो करने के लिए। और ऐसे केसेस में जहां पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह है वहां पे जनरली जो शो करना जब होता है हम लोगों को, तो द इंटरप्रिटेशन इज इजी वाया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इट इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है ना? तो कोई खास बात नहीं है। यहां पर भी अगर ये वाला एंगल थीटा होता, ये रिजल्टेंट और F1 के बीच का अल्फा एंगल होता, तो अल्फा इस केस में क्या हो जाता, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस मॉड ऑफ F2 cos थीटा, ठीक है ना? ये हमारा अल्फा हो जाता। और वैसे ही हम लोग थीटा भी, थीटा तो क्वेश्चन में गिवन होता, रिजल्टेंट हमारी FR, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, तो अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है ना? तो ये कोई मतलब कि नई बात नहीं है आपके सामने, सब वही है, बस थोड़ा इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है। ट्रायंगल लॉ से भी सेम आंसर आता है। ट्रायंगल लॉ में इसी को, पैरेललोग्राम लॉ को ट्रायंगल लॉ में अगर मुझे कन्वर्ट करना होता तो F2 को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहां ला देता, तो यहां F2 आ जाता, तो F2 आ जाता, तो अब F2 का जो टेल है वो F1 के हेड के साथ जुड़ जाता और यही लॉ किसमें कन्वर्ट हो जाती, ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट हो जाती। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर वन एंड द सेम थिंग, इट्स जस्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो डू नॉट वरी अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 डिग्रीज में देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ठीक है? 0 डिग्रीज का केस आपको पता ही है। 0 के बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट केस दिया था वो था 30 डिग्रीज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एंगल इन बिटवीन A एंड B वाज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो अगर एंगल इन बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B मान लीजिए 30 डिग्रीज है, ठीक है? तो अब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मैं इसको पैरेललोग्राम लॉ से मान लीजिए डायग्राम शो कर रहा हूं इसका, ठीक है ना? दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, ठीक है ना? और इनके बीच का जो एंगल है इट इज 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज इनके बीच का एंगल है, ठीक है? अब ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है। सो दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 30, ठीक है? सो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और cos 30 आपको पता है क्या होता है, √3/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस √3AB। ये क्लियर है आप लोगों को? रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस √3AB। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पे √3AB जो यहां पे आपको गिवन है, ठीक है ना? अगर ये A इक्वल टू B होता, ठीक है ना? अच्छा, पहले मैं आपको ये एंगल भी कैलकुलेट करना था, तो एंगल कैलकुलेट करके बता दूं, तो अल्फा की वैल्यू इसमें क्या हो जाती, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और फिर क्या आता, मॉड ऑफ B sin थीटा अपॉन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा। अब थीटा की जगह पे आप लोग क्या रखोगे, 30 डिग्रीज यहां पे, तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ऑफ B cos 30, तो cos 30 इज √3/2 अपॉन, सॉरी पहले ऊपर sin 30, तो sin 30 इज 1/2 अपॉन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B cos 30, और मॉड ऑफ B cos 30 की जगह पे आप क्या लिखोगे, √3/2। तो ये आपका आंसर यहां पे लिखा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इफ A was इक्वल टू B, क्वेश्चन में यह भी मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर वेक्टर A किसके बराबर हो जाए, वेक्टर B के बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि B की जगह पे भी मैं A ही लिख रहा हूं, प्लस √3A स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस √3A स्क्वायर, क्योंकि A इंटू B A इंटू A हो जाता, तो मॉड ऑफ R यहां पे क्या आ जाता बताओ, सो इट इज 2A स्क्वायर प्लस √3A स्क्वायर। अब 2A स्क्वायर प्लस √3A स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो मॉड ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 प्लस √3 इंटू A स्क्वायर, सो दैट इज मॉड ऑफ R इज इक्वल टू A इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3, ठीक है ना? सो ये आप यहां पे चेक कर सकते हो।
दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, और एंगल इस केस में कितना हो जाता, तो एंगल अल्फा जो आती, जो ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल अल्फा है, तो इस केस में अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, tan इनवर्स ऑफ, अब b sin 30 की जगह आप a sin 30 ही लिखते, तो a इंटू 1/2 अपॉन a प्लस b इंटू √3/2 की जगह पे लिखते हैं आप a प्लस a इंटू √3/2। ये क्लियर है आपको? तो यहां पे a तीनों में एलिमिनेट हो जाता, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, a इंटू 1/2 की जगह पे, क्योंकि a को मैंने कॉमन लेके काट दिया तीनों में, तो 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। ये क्लियर है आपको? अब वापस यहां पे 2 में एलसीएम लेता हूं, तो 2 प्लस √3/2, और 2 से 2 को मैंने काट दिया यहां पे, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस √3। तो ये एंगल अल्फा आ गया, दैट इज अल्फा विच इज द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग एक बात, कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, if two vectors are equal in magnitude, then the resultant vector bisects the angle in between them। अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उनके बीच में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वहीं पर लाई करता है। ऑब्वियसली दो फोर्सेस बराबर हैं तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। एक फोर्स बड़ा है, मान लीजिए एक फोर्स है 20 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट किधर झुका होगा, 20 की तरफ झुका होगा। मान लीजिए कि मैं यहां पे खड़ा हूं और दो लड़के मुझे खींच रहे हैं, एक इधर मुझे खींच रहा है 20 न्यूटन से और एक इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा इस लाइन पे जाऊंगा जो 20 की तरफ इंक्लाइंड होगा। लेकिन मान लीजिए ये भी 20 से खींच रहा है और ये भी 20 से खींच रहा है, तो मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा। ये क्लियर है आपको? ये भी 20 से इधर खींचेगा, 20 से, मतलब दोनों आगे तो खींच ही रहे हैं लेकिन थोड़े इंक्लाइंड है, तो ये 20 से, तो ये भी 20 न्यूटन से, ये भी 20 न्यूटन से खींच रहा, तो ना तो मेरा इधर डिस्प्लेसमेंट होगा ना इधर, मैं सीधा ही चला जाऊंगा। पर इधर 20 से खींच रहा और इधर 10 से खींच रहा, तो मैं थोड़ा 20 की तरफ झुक जाऊंगा। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच लाई करती है। बिल्कुल, अब समझना इसका इंपॉर्टेंस यहां पर क्या है। आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन था, और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम था, if the magnitude of vector A and vector B was same, तो रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच रहा होगा। ये क्लियर है? मतलब कि अल्फा की वैल्यू 15 डिग्रीज रही होगी। क्यों? क्योंकि A और B के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्रीज है, और A और B के बीच का एंगल 30 डिग्रीज है अगर, तो अल्फा का एंगल कितना रहा होगा, अल्फा 15 डिग्रीज रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां पर आनी है, रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल बीचों बीच आनी है, तो अल्फा 15 डिग्रीज है, ठीक है ना। यानी कि tan अल्फा जो है, और tan अल्फा हमने कितना कैलकुलेट किया है, व्हेन a इज इक्वल टू b, तो व्हेन a इज इक्वल टू b, तो tan अल्फा है 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। tan अल्फा जो है वो कितनी है, 1/2 प्लस √3 है। ये देख रहे हो आप लोग, क्योंकि अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ दिस, तो tan को इधर लाओगे तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगी 1/2 प्लस √3। तो देयरफॉर tan 15 डिग्रीज कितनी हो गई, tan 15 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। ये क्लियर है? तो tan 15 1/2 प्लस √3 है, तो आपको cos 15 और sin 15 भी पता चल जाएगा। जैसे आपका छोटे क्लासेस में करते थे, ट्रायंगल बना लेते थे, तो परपेंडिकुलर पे लिख दीजिए 1, बेस पे लिख दीजिए 2 प्लस √3, हाइपोटेन्यूज पता कर लीजिए। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगी वो आपकी sin अल्फा हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगी वो आपकी cos अल्फा होगी। तो यहां से एक और चीज आपने सीखा कि tan 15 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि अगर अब हमारे पास दो वेक्टर होते, ठीक है ना, दो वेक्टर, जैसे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दो वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पे गिवन है, 45 डिग्रीज पे गिवन है। तो 45 डिग्रीज पे गिवन है, तो एक तो आपने कैलकुलेट किया होगा जब वो 45 डिग्रीज पर गिवन है, तो कि उनके बीच का एंगल जब 45 डिग्री था तो रिजल्टेंट क्या था, और फिर वो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा था वेक्टर ए के साथ when a was not equal to b। फिर आपने वापस कैलकुलेट किया होगा when a was equal to b, एंड व्हेन a was equal to b, तो उस केस में जो अल्फा का आपका आंसर आया होगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, जो आपका आंसर आया होगा वो किसकी वैल्यू होगी, वो tan 22.5 डिग्रीज की वैल्यू होगी।
होगी या नहीं होगी, क्योंकि रिजल्टेंट उस केस में कहां लाई कर रहा होगा, ए और बी के बीचों बीच। कब? जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। सो व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो उस केस में अल्फा बिल्कुल बीचों बीच लाई कर रहा था, और क्योंकि अल्फा बीचों बीच लाई कर रहा था तो इसीलिए वो अल्फा की वैल्यू 22.5 डिग्रीज होगी, और 22.5 डिग्रीज होगी तो यहां से जो आपने tan अल्फा की वैल्यू उस वक्त कैलकुलेट की थी, इट वाज द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्रीज। ओके, सो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज्यादातर लोगों ने आप में से क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट किया था, तो अब कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना कि कौन से और एंगल के लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। जो मैंने आपको बहुत सारे एंगल दिए थे, 0 डिग्रीज, 30, 45, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 150 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज, इनमें से और कौन कौन से एंगल्स के लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट यहां पे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लॉ। अब तक हम लोगों ने एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ पढ़ा, और अब तक हम लोग एडिशन के लिए हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, और अभी हम लोगों ने देखा कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, so now we are into the polygon law of vector addition, and let me tell you this is one of the most important laws, polygon law of vector addition, क्योंकि अगर आपको polygon law of vector addition नहीं पता है तो it is going to be quite difficult for you to understand the concept of distance and displacement in the chapter kinematics। ठीक है ना, तो polygon law of vector addition, now what does polygon law of vector addition states? ठीक है ना, polygon law of vector addition states that, पहले मैं इसकी डेफिनेशन ही लिख दूं, if n vectors represent n sides of a polygon taken in same order, okay, so if n vectors represent n sides of a polygon taken in same order, then the resultant is the closing side of the polygon, taken in opposite order। Okay, so if n vectors represent n sides of a polygon taken in same order, then the resultant is the closing side of the polygon taken in opposite order। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना, कि n वेक्टर्स है हमारे पास, एक पॉलीगन में बहुत सारी साइड्स होती हैं। पहले तो इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, इस डेफिनेशन से एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर पॉलीगन पहले से ही क्लोज्ड है, मतलब कि पॉलीगन में कोई क्लोजिंग साइड की आवश्यकता ही नहीं है, इफ इट इज एन ऑलरेडी क्लोज्ड पॉलीगन, देन इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, in this case the resultant is going to be already zero, the resultant is zero, because we do not need to close the polygon now, the polygon is already closed, resultant vector will arise only when we need to close the polygon, and resultant vector will be from the tail of the first vector to the head of the last vector, that is in opposite order, as I am going to show you now. Okay, so hopefully you have written this. And one more thing you must write, if the polygon is an already closed polygon, then the resultant is going to be zero। अगर polygon पहले से ही closed polygon है तो resultant vector क्या हो जाएगी, zero हो जाएगी। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो देखिए, मान लीजिए अब हमारे पास ये वेक्टर A है, ये हमारे पास वेक्टर B है, ठीक है ना, ये हमारे पास वेक्टर C है, ये हमारे पास वेक्टर D है, एंड सो ऑन। हमारे पास ऐसे वेक्टर है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, ऐसे 4 वेक्टर मैं आपको बना रहा हूं, ठीक है ना, आपके सामने ये 4 वेक्टर्स मैंने आपके सामने बनाए। एक और वेक्टर बना देते, से दैट वेक्टर दिस इज वेक्टर E। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड पॉलीगन।
आप बता सकते हो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन? तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन रिजल्टेंट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. Okay, so if n vectors are representing n sides of the polygon taken in same order, then the resultant is the closing side of the polygon taken in opposite order, and this one is the closing side of the polygon, you can see over here, and this is in opposite order. Okay, so this is our resultant. ठीक है? Why is this our resultant? This can be shown by the extension of the triangle law. Triangle law का extension करके, और मैं इस चीज को आपके सामने शो कर दूंगा, पर ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, यही हमारा रिजल्टेंट है. ठीक है ना? तो आप देखिए यहां पर कि हो क्या रहा है. ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. हम एक काम करते हैं कि वेक्टर A और B का रिजल्टेंट पहले लिखते हैं. ठीक है ना? सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. ठीक है? होपफुली ये लाइन आपको दिख रही है. सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. सो दिस इज इक्वल टू A प्लस B का मॉड. ठीक है ना? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. इसको कुछ और नाम में दे देता हूं, से इसको नाम दे देता हूं वेक्टर R1. ठीक है ना? दिस इज आवर वेक्टर R1. A प्लस B वेक्टर जो है उसको ऐड किया और ये हमारे पास आ गया वेक्टर R1. अब आप एक बात देखिए यहां पर कि अगर आप R1 और वेक्टर C को देखो तो वेक्टर R1 के हेड के साथ वेक्टर C का टेल जुड़ा हुआ है. ये दिख रहा है आप लोगों को? वेक्टर R1 जो है, इसको मैं नाम R1 दे रहा हूं, तो वेक्टर R1 के हेड के साथ वेक्टर C का टेल जुड़ा हुआ है. तो R1 और C का अगर मुझे रिजल्टेंट करना होगा तो रिजल्टेंट कहां से अराइज होगी? तो R1 के टेल से अराइज होकर के और C के हेड तक जाएगी. ट्रायंगल लॉ याद है आप लोगों को? दो वेक्टर का सम अगर करते हैं, दो ऐसे वेक्टर्स का जिसमें पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वाले वेक्टर का अगर टेल जुड़ा हुआ है तो रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले के टेल से अराइज होकर के और आखिरी वाले के हेड तक जाती है. क्लियर है? तो वैसे इसमें भी होगा कि हमारे पास R1 और वेक्टर C है और R1 और C का हमें रिजल्टेंट पता करना है. तो हमारा जो रिजल्टेंट है कहां से स्टार्ट होगा? R1 के टेल से स्टार्ट होकर के और कहां तक जाएगा? तो ये जाएगा हमारे पास C के हेड तक. तो यानी कि R1 और C का जो रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज दिस, से R2. तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस C. ठीक है ना? ये R1 के टेल से स्टार्ट होके और C के हेड तक जा रहा है. अब मुझे मान लीजिए R2 और D का रिजल्टेंट करना है. ये क्लियर है? तो अगर मुझे R2 वेक्टर और D का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो कहां से स्टार्ट होगा? R2 के टेल से स्टार्ट होगा और D के हेड तक जाएगा. सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ R2 एंड D. तो इसको सपोज मैं नाम दे रहा हूं R3. सो R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? सो इट इज इक्वल टू R2 प्लस D. ये क्लियर है? होपफुली ये दिख रहा है आपको. ये R3 वेक्टर मैंने लिखा है. सो R3 वेक्टर को किसके बराबर लिखा है? इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर. ये क्लियर है आपको? R3 इक्वल टू R2 प्लस D. अब मुझे ये R3 वेक्टर जो है हमारा, इसका और E का समेशन करना है. तो इसका और E का समेशन करूंगा तो R3 के हेड के साथ E का टेल जुड़ा हुआ है. तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये हमारा जो रिजल्टेंट मैंने बना रखा है यहां पे, दिस रिजल्टेंट R इज इक्वल टू R3 प्लस E. तो ये जो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर R है ये R3 प्लस E है. जो सारे वेक्टर्स की मैंने रिजल्टेंट बनाई थी R, इट इज इक्वल टू R3 प्लस E. वो R3 प्लस E के बराबर है. दिख रहा है ऑब्वियसली आप लोगों को? तो क्योंकि वो R3 प्लस E के बराबर है और R3 खुद किसके बराबर है? तो इट इज इक्वल टू R2 प्लस D के बराबर है. ठीक है ना? तो यानी कि हो गया R2 प्लस D प्लस E. अब आप देखिए R2 किसके बराबर है? तो R1 प्लस C के बराबर है. यानी R1 प्लस C प्लस D प्लस E. ये क्लियर है? अब R1 खुद किसके बराबर है? तो A प्लस B के बराबर है. यानी हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E. तो आप इजीली देख सकते हो कि ये जो हमारा वेक्टर R है, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E. ठीक है? सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट if there are n
n वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, ये सारे सेम ऑर्डर में है, सारे का ऑर्डर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इफ देर आर n वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट वेक्टर अराइजेस फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर के टेल से अराइज होकर के और लास्ट वेक्टर के हेड तक जाता है। क्लियर है आप लोग को? सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो यहां पे आप देख सकते हो और उसको प्रूव भी कर दिया गया है। आर आपको दिख रहा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। इस प्रूफ को एक बार और समझना है अगर आप लोगों को तो वीडियो को रिवाइंड करके और फिर से इस प्रूफ को आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत काम आने वाली है आपके काइनेमेटिक्स के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये काइनेमेटिक्स में बहुत काम आती है आपके, जहां पे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह समझना होता है, ठीक है? तो एक बात आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि आप पॉइंट 1 से चलना स्टार्ट करते हो, इसको मैं पहले वाले पॉइंट को नाम देता हूं से पॉइंट 1, ये हमारा पॉइंट 2 है, ये हमारा पॉइंट 3 है, ये हमारा पॉइंट 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो आप पॉइंट 1 से चलना स्टार्ट करते हो और अल्टीमेटली आप पॉइंट 6 पर पहुंच जाते हो। बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट 1 से चलना स्टार्ट करते हो और अल्टीमेटली आप पॉइंट 6 तक अगर पहुंच जाते हो, ठीक है? तो एक बात बताइए कि आपने डिस्टेंस कितनी कवर की है। अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है, तो डिस्टेंस आपने कवर की है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये डिस्टेंस आपने कवर की है क्या? नहीं, यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अगर आप बोलोगे तो ये आपने वेक्टर एडिशन कर दिया। ये किसके बराबर हो गया? ये r के बराबर हो गया। और r तो ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये डिस्टेंस नहीं है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो r है दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस r इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में सभी को जोड़ दोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो आपको r मिल जाएगा विच इज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज वाई वी से डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो कब ऑब्टेन होती है? वेक्टर सम करने पर ऑब्टेन होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो कब ऑब्टेन होगी? जब आप स्केलर सम करोगे। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए पूरा कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमें क्या लिखना होता? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, डायरेक्शंस हटा करके जोड़ना पड़ता, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी प्लस मॉड ऑफ ई। तो अगर ये लिखोगे आप लोग मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी प्लस मॉड ऑफ ई, तो ये तो क्या आपको बताएगा? दिस विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड। ये क्लियर है ना? तो इस बात को आप समझिएगा। मान लीजिए कि यहां पर, ठीक है ना, अगर मैं लिख दूं, देखिए वेक्टर ए को मैं कोई नाम देता हूं, से दैट दिस इज 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है ना, 2 किलोमीटर ईस्ट है। फिर इसको सपोज मैं बी को नाम दे देता हूं, बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर एंड नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बोल देता हूं इसको। फिर उसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है ना? तो ये एक्चुअली मैं करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। फिर से मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट हो गया ये। फिर मान लीजिए कि ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये जो आपके पास हो गया, से दैट दिस इज 5 या 3 किलोमीटर, अगेन मैं बोल देता हूं 3 किलोमीटर ईस्ट, सॉरी वेस्ट। और उसके बाद फिर इसको बोल देता हूं मैं साउथ वेस्ट, ई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो ये आपके पास अलग अलग मान लीजिए कि एंगल्स आ गए, ठीक है ना? इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना? इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा, ठीक है ना? वो आंसर कुछ भी आर्बिट्रेरी आपका आंसर हो सकता है। से दैट ये x किलोमीटर हो गया, ठीक है ना? r इज इक्वल टू x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना? हम करके बाद में देखेंगे कि वो क्या आ रहा है। से दैट x किलोमीटर एंड ये आपका नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, ठीक है ना? नॉर्थ वेस्ट कोई सा भी डायरेक्शन आपके पास आ रहा है, तो ये आपका x किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है, ये जो आपका रिजल्टेंट है। अब समझना आप लोग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आपने किया तो x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गया। वो डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? नॉर्थ वेस्ट ऐसा जरूरी नहीं है, वो डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर
डायरेक्शन। वो आगे आपको पता चलेगा वो कि कैसे हम डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को यूटिलाइज करके, बट वो बाद की बात है। मतलब ये आपका आंसर है, से दैट दिस इज x किलोमीटर एंड दिस इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। मान लीजिए कि आंसर आपका फॉर एन एग्जांपल कुछ भी आ गया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ भी आ जाए, एंड इन नॉर्थ वेस्ट है, कोई भी डायरेक्शन आपका आ रहा, से दैट दिस इज x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड जब आप करोगे, ये डायरेक्शन कब आया था आपको पता है? ये डायरेक्शन आया था जब आपने वेक्टर सम किया था, इन सारे वेक्टर सम किया था। वेक्टर सम करने का मतलब है कि कैसे जोड़ा था, जब आपने जोड़ा था 2 किलोमीटर ईस्ट प्लस फिर से आपने जोड़ा 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, फिर आपने जोड़ा 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, फिर आपने जोड़ा 3 किलोमीटर वेस्ट, फिर आपने जोड़ा 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो जब डायरेक्शंस के साथ आपने जोड़ा, डायरेक्शन कंसीडर करते हुए जोड़ा, तो आपका आंसर आया x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस इज आवर x किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब मान लीजिए कि आपने डायरेक्शन हटा दिया, डायरेक्शन हटा करके जोड़ा, केवल और केवल क्या जोड़ दिया? मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन है नहीं, तो केवल साइजेस जोड़ दी, केवल 2 किलोमीटर जोड़ दिया, फिर यहां 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर्स एंड देन 3 किलोमीटर्स एंड देन 2 किलोमीटर्स। तो अब आपका कितना हो गया? 2 3 5 7 10 12, ये कितना हो गया? 12 किलोमीटर्स। ये क्लियर है? तो ये आपकी डिस्टेंस कवर्ड है। मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करते वक्त, जब भी हम लोगों ने डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट किया था, तो हम लोगों ने डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं किया, केवल मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया। ये क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छा, आप मुझे बताइए x बड़ा है या 12 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 12 बड़ा होगा। ये किसी भी पॉलीगन की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी बाकी सारी साइड्स का सम करते हैं तो उसकी जो एक साइड बच जाती है उससे हमेशा वो बड़ा होता है। ट्रायंगल में भी सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, पढ़ा है ना ट्रायंगल के केस में। तो पॉलीगन में भी यही होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड। एक केस में बस वो इक्वल होता है व्हेन द पॉलीगन इज इन द स्ट्रेट लाइन। जब पॉलीगन स्ट्रेट लाइन में हो बिल्कुल एक के बाद एक, तो उस केस में बराबर होता है। अदरवाइज ऑलवेज द सम ऑफ ऑल द साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड से बड़ा ही होगा। तो इसमें से ऑब्वियसली 12 विल बी ग्रेटर देन x। 12 x के बराबर कब हो जाती? जबकि आपने सारे साइड्स को एक ही लाइन पे रख दिया होता, तो उस केस में x भी 12 के बराबर होता, बट वो खैर बाद की बात है। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम फिर से यहां पे रिवाइज करें तो ये बात है कि अगर आपने इस फॉर्म में ऐड कर दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो क्या आपका आंसर 12 आ जाएगा? नहीं, आपका आंसर 12 ना आकर के रिजल्टेंट वेक्टर आपका आंसर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड से x है, वेयर x विल बी लेस देन 12, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ये क्लियर है? लेकिन अगर आपने मैग्नीट्यूड्स को हटा करके जोड़ दिया, केवल a का मैग्नीट्यूड जोड़ दिया प्लस b का मैग्नीट्यूड जोड़ दिया प्लस c का मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, मतलब कि मैग्नीट्यूड्स को पहले सेपरेट कर लिया, समझ रहे हो? डायरेक्शंस को नेग्लेक्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड्स को सेपरेट कर लिया और केवल मैग्नीट्यूड्स को ही जोड़ दिया, तो आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है। तो फिर से मैं ये बात आपको एक बार समझाना चाहता हूं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि अगर मान लीजिए कि आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई यहां पर करोगे तो आपको मिलेगी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना? ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू x। ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड x है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट वेक्टर अगर पूरा लिखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर इज से x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो जो आपको लाल रंग से वहां पे दिख रहा है, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू x। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो x है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो साइज है इट इज x। ये क्लियर है? साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज x। अब क्योंकि साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर हमारी x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? x हमारा किसके बराबर हो जाएगा? साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू x। दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ, ठीक है ना? सो x इज द साइज ऑफ दिस वेक्टर। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि r इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b
प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी प्लस मॉड ऑफ ई। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। R इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी प्लस मॉड ऑफ ई, क्योंकि ये तो किसके बराबर था? दिस वॉज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। ये क्लियर है? जबकि मॉड ऑफ आर तो कितना है? x है, और यहां से मॉड ऑफ आर 12 आ जाएगा। ये क्लियर है? तो मॉड ऑफ आर फिर किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। पहले उनको आप वेक्टर के साथ जोड़ो। ये क्लियर है? पहले उसको आप वेक्टर में डायरेक्शन के साथ जोड़ो। इसका मतलब ये होता है कि अंदर आप कैसे ऐड कर रहे होते? अंदर आप ऐड कर रहे होते, जैसे कि यहां पे था 2 किलोमीटर ईस्ट, 2 किलोमीटर ईस्ट प्लस, यहां पे आपने कैसे ऐड किया है? तो यहां पे आपने केवल ऐड किया है 2 किलोमीटर प्लस, फिर से क्या ऐड किया है? 3 किलोमीटर प्लस, फिर से सी में क्या ऐड किया है आपने? 2 किलोमीटर प्लस, डी में क्या ऐड किया है आपने? 3 किलोमीटर एंड प्लस ई में क्या ऐड किया है आपने? वापस 2 किलोमीटर। तो यहां पर तो आपने केवल साइजेस ऐड की है इस प्रोसेस में, तो 12 के बराबर हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू x। लेकिन इसमें क्या करना है आपको? तो इसमें आपको करना है 2 किलोमीटर ईस्ट प्लस बी में आप क्या लिखोगे? 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट प्लस एंड सो ऑन करते जाओगे आप। आखिरी वाला क्या है हमारा? 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो पहले आपने डायरेक्शंस अंदर लिखी है, बाहर मैग्नीट्यूड लगाया, तो अंदर आपका आंसर क्या आएगा? अंदर, तो अंदर आएगा x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आपका आंसर आ जाए। यानी आपका आंसर इसमें से, अब जब मॉड लगा दोगे इसमें तो डायरेक्शन गायब हो जाएगा, मॉड के बाहर क्या आएगा आपका आंसर? x किलोमीटर आ जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? तो अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बार बार इसको आप रिकैप करके देखना, ठीक है ना? कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, होपफुली ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है? तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखिए हो क्या रहा है यहां पे, कि हमारे पास जितने भी साइड्स हैं, ठीक है ना? अगर मैं लिखूं यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर R, अगर मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर R, सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? R इज इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C प्लस मॉड ऑफ D प्लस मॉड ऑफ E, ये R हो जाएगा। अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ R क्या होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ R इज मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। अंदर ही पहले आप सबको जोड़ दो, तो अंदर जोड़ दोगे तो आ जाएगा x किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड से उसको बाहर निकालोगे तो वो x आ जाएगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मॉड ऑफ r इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c प्लस मॉड ऑफ d प्लस मॉड ऑफ e, ये उसके बराबर नहीं होता है। ये क्लियर है? क्योंकि इसका आंसर 12 आ जाता है, जबकि मॉड ऑफ आर का आंसर मतलब साइज ऑफ आर, और साइज ऑफ आर क्या है? साइज ऑफ आर जो है हमारी वो x है। इसका मतलब ये बहुत ध्यान से रट लेना आप लोग, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है, इट इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c प्लस मॉड ऑफ d प्लस मॉड ऑफ e। यहीं से काइनेमेटिक्स में एंट्री होती है। काइनेमेटिक्स चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो इन सारी चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी प्लस मॉड ऑफ ई क्या होती है? तो इट इज डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ डी प्लस मॉड ऑफ ई। ये क्लियर है आप लोगों को? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज आवर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन, और उसके बाद इसकी ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं ये, ओके? और यहां से फिर हम अब प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और फिर हम एंट्री ले सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। ओके, थैंक यू।